लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे, जैसे कि हम लोग न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मिनरल्स मिनरल्स क्या हैं, इनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमको टाइप ऑफ क्या पढ़ना था आज, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना था। आज हम लोग को स्टार्ट कहाँ से करना था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन से स्टार्ट करना था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ध्यान से देखो, आपको दो मोड बताए गए, 2 मोड्स बताए गए न्यूट्रिशन के लिए। पहला मोड आपका क्या है, पहला मोड आपका ऑटोट्रोपिक है, ऑटोट्रोपिक। और सेकंड आपका क्या है, हेट्रोटॉपिक। अब देखो, ऑटोटॉपिक और हेट्रोटॉपिक दो आपको मोड यहाँ पे बताए गए। दोनों मोड का फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे, ऑटोट्रोपिक क्या होता है, हेट्रोटॉपिक क्या होता है। हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन में हमारा न्यूट्रिशन किस हिसाब से हो रहा होता है, कैसे हो रहा था। हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन में किस तरह से न्यूट्रिशन हो रहे होते हैं। अब देखो, बेसिकली ऑटो टॉपिक का सेंस ही आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, ऑटो। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जो काम हो रहा होता है उसी को हम ऑटो बोलते हैं। हेट्रो का मतलब होता है जहां पे क्या होती है, कोई डिपेंडेंसी हो रही होती है। जहां पे क्या हो रही होती है, कोई डिपेंडेंसी हो रही थी, वो हमारा हेट्रो टॉपिक होता है। दैट मीन्स अभी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ किसमें, ऑटो टॉपिक न्यूट्रिशन पे। अब बात करते हैं ऑटो टॉपिक न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस में। ऑटो टॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद का फूड खुद बनाते हैं, इस कॉल्ड द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, फॉलो द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड सेल्फ बनाते हैं। आप लोग भी सोचते हैं हम भी अपना खाना खाई सेल्फ बनाते हैं, नहीं भाई, अपना फूड हम सेल्फ नहीं बनाते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं, किसी एनदर पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे प्लांट्स का जो सीड्स होता है हम उस पे डिपेंड होते हैं। एनिमल्स के जो क्या होते हैं, फ्लेश होते हैं, जो मीट्स होते हैं, उस पे हम डिपेंड होते हैं। दैट मीन्स हम टोटली किस पे, किसी एनदर के फॉर्मेशन पे डिपेंड हो रहे होते हैं। ठीक है। तो हम लोग ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं। बहुत से लोग, बच्चों का कहना होता है सर अपना फूड तो हम खुद बना रहे होते हैं, बट हम अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। हम क्या होते हैं, किसी के बनाए हुए सारे न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा किए हुए प्रोसेस पे हम क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ओके। तो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं, अपना फूड सेल्फ जनरेट कर, उसके अंडर में हमारा क्या आता है, ग्रीन प्लांट आता है और ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। इस तरह से और भी एनिमल एलिमेंट सॉरी ऑर्गेनिज्म आते हैं कि जो अपना फूड सेल्फ जनरेट करते हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया, फर्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस है, द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स। इसको ध्यान रखिएगा, ऑटोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, छोटी क्लास में पढ़ाया जा चुका है। ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, दैट मीन्स अपना फूड खुद जनरेट करते हैं, इट्स ओन फूड, prepared its own food in known as the autotrophic nutrition। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, जिसके अंदर में हम ग्रीन प्लांट का एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है। अब ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप्स यूजेस सिंपल। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल पढ़ लो, फटाफट रीड करो। चलिए, तो ऑटोट्रॉप्स समझ में आए। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद का फूड बनाते हैं उनको वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। और उन ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा ग्रीन प्लांट है। ग्रीन प्लांट किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रखता, किसी अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंसी नहीं रखता। वो अपना टोटल जितना भी एनर्जी, जितना भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या करता है, सेल्फ बनाता है। ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जांपल पहला पॉइंट दिया, उसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। इन्होंने क्या दिया, ऑटोट्रॉफ्स यूज द सिंपल
इनऑर्गेनिक मटेरियल, उसको कन्वर्ट करते हैं फिर किसमें, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। दैट मीन्स बेसिकली अगर ध्यान दें तो यहाँ पे क्या बोला गया, ऑटोट्रॉप्स अब क्या करता है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करता है, उसको कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर लेता है। इस तरह से उसका फॉर्मेशन होता है। सेकेंड पॉइंट क्या बोला गया, autotrophic nutrition is fulfilled by the process by which autotrophs intake CO2 and H2O and convert these into the carbohydrate। क्या बोला गया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल बाय द प्रोसेस। ये क्या होता है, जो प्रोसेस में फुलफिल होता है, विच ऑटोट्रॉप्स इनटेक, जो ऑटोट्रॉप्स क्या लेते हैं, CO2 यूज करते हैं, H2O मतलब पानी को यूज करते हैं, वाटर को यूज करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल। किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इस प्रोसेस को हम पूरा क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट हमेशा क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही अपना फूड जनरेट कर रहे होते हैं। तो उसमें सिचुएशन क्या होती है, सिंपल सा हम बोल सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं क्लोरो सॉरी कार्बोहाइड्रेट में। किसमें कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में, लेकिन प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। उनको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्लियर। फोटोसिंथेसिस का एक फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बना रखा है, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, इन दोनों को एक साथ मिक्स किया गया। अब यहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट किसकी होती है, क्लोरोफिल और सन एनर्जी मतलब सनलाइट की। अगर ये दोनों प्रेजेंस है, ये क्या बना लेता है हमारा, शुगर और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है जो हम लोगों के काम में आती है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होती है, जिसमें हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन की हेल्प से, तो ये हमारे काम में आती है। और शुगर जो बनते हैं C6H12O6, तो ये क्या हो जाता है, ये उनके फूड में यूज हो जाता है। ठीक है, तो शुगर का जो अगर आपको नहीं पता शुगर का फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला, तो C6H12O6 होता है, इसको याद रख सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इट मेक द शुगर या कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। क्लियर। चले अगले, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट में क्या है, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खुद का फूड जनरेट करते हैं, बनाते हैं। दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। अभी मैंने जस्ट बताया किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, सनलाइट एंड क्या, क्लोरोप्लास्ट, किसमें, सॉरी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की, सनलाइट प्रोवाइड द एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सनलाइट क्या प्रोवाइड करता है, इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसके रूप में यूज होते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में यूज होते हैं। एंड क्लोरोप्लास्ट इज द साइट वेयर फूड इज मेड। और क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी साइट है, एक जगह है जहां पे क्या होता है, फूड मेंटेन होता है, बनता है। समझ में आया कि नहीं आया कुछ। न्यूट्रिशन इन द प्लांट, प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है, प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में हम रॉ मटेरियल किसको यूज कर रहे होते हैं, CO2 को, और वाटर को रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज करते हैं। ये दोनों मिक्स होके सनलाइट की प्रेजेंस में एक क्लोरोप्लास्ट नाम के प्लेस पे क्या करते हैं, फूड जनरेट करते हैं, जो कि क्या होता है, C6H12O6 प्लस O2 टाइप का फूड जनरेट करते हैं। कहां पर, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट वेयर फूड इज मेड। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा स्पेस होता है प्लांट्स में, जहां पे क्या होता है, फूड जनरेट हो रहा होता, बन रहा होता है।
इतनी बातें क्लियर हो गई? ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक सारी चीजें समझ में क्या हुआ? वाई स्लीप द क्लास? और आप दोनों में से किसी एक ने क्लास छोड़ दिया? वाई? ओके, चलो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो इतनी चीजें समझ में आई, न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में प्लांट हाँ, प्लांट में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है? हमको रिक्वायरमेंट किसकी होती है? CO2 प्लस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा प्लेस होता है प्लांट्स में जहां पे हमारा क्या होता है? C6H12O6 प्लस O2 गैस रिलीज हो जाती है और हमारा शुगर बन जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? अब फोटोसिंथेसिस क्या है? अभी फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, अब यहाँ पे टोटल एक्सप्लेनेशन करते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? डन। तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में देखो, द प्रोसेस विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। ऐसा प्रोसेस जिसके अंडर में क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसी को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसके बारे में मैंने फर्स्ट सेकंड पेज से लेके अभी तक कई बार रिपीट एंड रिपीट इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ कैसे किया जाता है। अगला क्या है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। इस प्रोसेस में सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एंड कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म्ड, और क्या बनाती है? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर लेती है। क्या फॉर्म होती है? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। क्लियर? इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि सोलर एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है और क्या फॉर्म करती है। तो सोलर एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद एंड कार्बोहाइड्रेट क्या क्या फॉर्म होता है? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। ठीक है? हाँ बोलो। हाँ हाँ, बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे, काहे में मार्क्स नहीं मिलेंगे भाई आपको? हाँ, नहीं बिल्कुल चलेगा, बस क्या है कि मैं जो नोट्स पढ़ा रहा हूँ आपको, ये स्प्लिट नोट्स है। स्प्लिट नोट्स का मतलब कि जैसे कि किसी एक टॉपिक को हम कई टुकड़े में ब्रेक कर दे रहे हैं। जैसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन जब लिखने को आएगा, तो आप नोट्स में सारी इन्फॉर्मेशन तो है, बट स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, मतलब जैसे अब व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, देखो ऊपर से लेके सेकंड पेज से लेके अभी तक मैंने फोटोसिंथेसिस 2-3 बार आपको बता दिया ना। बेसिकली इसको जब हमको लिखने को आएगा तो सभी को एक साथ लिखने को आएगा। ठीक है? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस जो आपको, जैसे मैं फोटोसिंथेसिस टॉपिक की बात डिस्कस करें, तो फोटोसिंथेसिस जैसे मैंने सेकंड पेज में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन उसके बारे में कलेक्ट किया, अभी देखो व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस में पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं, क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। तो हम पढ़ाने के हिसाब से, जिस हिसाब से आपको समझाना है, उस हिसाब से नोट्स को मैंने स्प्लिट कर दिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है, तो इसको आप कलेक्ट करके पूरा आंसर बनाओगे। ठीक है? गलत कोई भी टॉपिक नहीं होगा आपका। बस ये है कि छोटे छोटे टुकड़ों में है, इसको याद करना भी आसान है। और इसको क्या करना है? आपको समराइज करके एक साथ करना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना आपको। हाँ बिल्कुल, बुलेट पॉइंट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे फोटोसिंथेसिस पे आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए या 3 मार्क्स क्वेश्चन आ गए फोटोसिंथेसिस पे, तो अभी तक जो फोटोसिंथेसिस के बारे में जितना बताया, तो एक डेफिनेशन वही फर्स्ट पेज पे जो मैंने बताया था, उसका यूज करके, जैसे मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये रहा सेकंड, इसका यूज करके उसके बाद आप पॉइंट वाइज करके आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, आगे बढ़े। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस हमने बता दिया। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी ग्रीन प्लांट क्या करता है? अपना फूड जनरेट करता है। उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के टाइम में सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। अब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर क्या बनाती है? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करती है। क्लियर नाउ?
नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर करें तो ग्रीन लीव आर द मेन साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ग्रीन लीव जो होती है यही मेन साइट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब मेन प्लेस यही होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अगर किसी प्लांट के पास लीव्स नहीं है, ग्रीन लीव्स नहीं है, तो उनका फोटोसिंथेसिस थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आप ऑब्जर्व करो कि ऐसे प्लांट्स जिनके पास लीव बहुत कम होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है, वो क्या होते हैं, मैक्सिमम उस प्लेस पे पाए जाते हैं जहां पे सनलाइट बहुत कम अवेलेबल होती है। और जहां पे सनलाइट अच्छी तरह से अवेलेबल हो रही थी, वहां पे बड़े पत्तों वाले, बड़े लॉन्ग लीफ वाले ही ये प्लांट्स आपको ज्यादा दिखाई दे रहे होते हैं। तो ग्रीन लीफ ही क्या होता है, सबसे बेस्ट प्लेस होता है, या मेन प्लेस आप बोल सकते हो, मेन साइट बोल सकते हो, जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट। जो प्लांट का ग्रीन पोर्शन होता है कंटेन अ पिगमेंट। क्या कंटेन करता है? पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट। क्या कंटेन करता है? पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट। अभी क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने बताया, क्लोरोप्लास्ट क्या है, यहाँ पे ऊपर देखो, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट वेयर फूड इज मेड। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी साइट होती है, एक ऐसी जगह होती है जहां पर फूड जनरेट होता है, जहां पे फूड बनता है। तो ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट, प्लांट का जो ग्रीन पोर्शन होता है, वहां पर पिगमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं। तो ग्रीन पोर्शन में प्लांट कंटेन अ पिगमेंट, पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? द होल प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। होल प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। कुछ इक्वेशंस प्रेजेंट है कि नहीं है? इक्वेशन शायद ऊपर ही कर दिया था मैंने। ये आपका इक्वेशन यही है, जो CO2 प्लस H2O, सन एनर्जी, क्लोरोफिल, ये वाला C6H12O6O2, ऑक्सीजन। ये आपका क्या है? पूरा का पूरा इक्वेशन फॉर्मेशन है। तो इसी इक्वेशन के थ्रू क्या होता है, पूरा का पूरा आपका फोटोसिंथेसिस फॉर्मेशन हो रहा होता है। क्लियर? यहां पर भी आप देख सकते हो, ये जो आपको दिया गया है, ये इक्वेशन आपको जो रिप्रेजेंट हो रहा है, बहरहाल इस इक्वेशन का भी हम यूज कर सकते हैं, सेम इक्वेशन है, इसका यूज वहां पे कर सकते हैं। 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, और बहुत बहुत सारे नाम से जाना जाता है इसको। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग नाम से जाना जाता है, ग्लूकोज, शुगर, ETC। ऑक्सीजन और प्लस वाटर रिलीज करते हैं थोड़ा बहुत। क्या होता है, क्योंकि वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर भी वाटर मिल रहा होगा। ठीक। तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आप लोग को क्या बता, होल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो जो इक्वेशन मैंने आपको शो किया, इसी प्रोसेस, यही आपका प्रोसेस है जिसके थ्रू पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। दैट मीन सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर रही होती है। डन। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ डू रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस बिकम अवेलेबल टू द प्लांट। सबसे जरूरी बात यह है कि कैसे रॉ मटेरियल प्लांट को अवेलेबल होता है। रॉ मटेरियल प्लांट को अवेलेबल कैसे हो रहा होता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है दिमाग में, ये रॉ मटेरियल कैसे मिलता है या कहाँ से आ रहा होता है प्लांट्स को। जैसे हम वाटर तो पानी में करते हैं, प्लांट को वाटर कहाँ से मिल जाता है? सनलाइट तो मान लो ऊपर से मिल जाती है, बाकी चीजें कैसे मिल रही होती हैं? तो उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्लास 9th में आपको फेलम एंड, आपने फेलम एंड जाइलम पढ़ा होगा, अगर आपको याद है तो वहां पे क्लास 9th में फेलम एंड जाइलम के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर ही था आई थिंक। तो वहां पे फिल्म एंड जाइलम पढ़ा था, जिसमें रॉबर्ट हुक ने सेल सेल के बारे में डिस्कवरी किया था। सेल के बारे में बताया गया था कि प्लांट सेल क्या होते हैं, उसका क्या बोलते हैं, डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ये सारे चैप्टर्स आपके क्या है, क्लास 9th में स्टार्टिंग में ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी चैप्टर में है आई थिंक, जहां तक हमको याद है। तो वहां पे ये सारी चीजें बताई गई थी। बट उससे थोड़ा सा रिलेटेड है कि बोला गया, हाउ डू रॉ मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस बिकम अवेलेबल टू द प्लांट। तो कैसे प्लांट को अवेलेबल होता है रॉ मटेरियल? तो देखते हैं। वाटर कम्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर कहां से आता है? सॉइल से आता है। कैसे? थ्रू द जाइलम। जाइलम टिश्यू जो थे इन द रूट एंड स्टेम। जो रूट और स्टेम में जाइलम टिश्यूज होते हैं, उनका काम क्या होता है? वाटर को ट्रांसफर करना, प्लांट के हर बॉडी पार्ट को वाटर ट्रांसफर करना होता है। क्लास 9th में पढ़ाया गया है बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छा चैप्टर भी है ना। वहां पे जितने भी प्लांट टिश्यूज हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया था, जिसमें से जाइलम फिलम मेल मेन टिश्यू के नाम पे रखा गया था। तो जाइलम एक ऐसा टिश्यू था
जो जिसका मेन काम क्या होता था, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करना। दैट मीन्स रूट से लेके कहाँ तक, प्लांट्स के हर पार्ट तक, प्लांट्स के हर बॉडी पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट करना। तो वाटर कम्स फ्रॉम द सॉइल, वाटर कहाँ से आता है, सॉइल से आता है, थ्रू द जाइलम टिश्यू के द्वारा इन द रूट एंड द स्टेम। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड कम इन टू द लीफ थ्रू द स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, एस्टोमेटा से कलेक्ट होता है। क्लियर। इतनी बातें समझ में, कहाँ से रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में हमको क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल में हमने अभी बताया हमको CO2 चाहिए और पानी चाहिए, दो चीज चाहिए। इसके साथ में प्रेजेंस किस क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। प्रेजेंस में हमको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, और सनलाइट के साथ क्लोरोफिल चाहिए, तो हमारा क्लोरोप्लास्ट, समथिंग क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट। तो हमको क्या मिल जाएगा, C6H12O6 प्लस O2 प्लस थोड़ा बहुत पानी मिल सकता है। ये चीजें हमारी फॉर्म हो जाएंगी। क्लियर नाउ। चलिए, तो ये आपका प्रोसेस था जो अभी मैंने जस्ट बताया। रॉ मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या है। अब देखो, अगर आप ध्यान दो तो जितना अभी तक मैंने डिस्कस किया था सबका सब फोटोसिंथेसिस पे डिस्कस करते आ रहे हैं। अब फोटोसिंथेसिस पे जितना हम डिस्कशन कर रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे पॉइंटाइज करके लिखने होंगे। ठीक है। मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, अलग अलग पार्ट्स में कर दिया। बेसिकली हम एक ही पार्ट्स में इसको पढ़ना चाहिए, इसलिए अलग अलग कर दिया ताकि आपको समझने में, सीखने में तो बहुत ज्यादा भारी भरकम ना दिखे, बहुत बड़ा ना दिखे। बट अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता, 4 मार्क्स से 5 मार्क्स में आता, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे कलेक्ट करके एक साथ लिखनी पड़ेगी। ओके। चलिए, तो रॉ मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल क्या है, सबसे पहला तो सनलाइट, दूसरा क्लोरोफिल। सनलाइट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोप्लास्ट, सनलाइट किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। तो सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ताकि क्या होगा, क्लोरोफिल कैसे, सनलाइट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद क्या चाहिए, CO2 चाहिए, इंटर थ्रू द स्टोमेटा। एक किसके थ्रू इंटर होता है, स्टोमेटा। देखो, 2 बार ये वर्ड आ गया, अभी जस्ट पहले मैंने बोला था स्टोमेटा, स्टोमाटा, अभी फिर से आ गया स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं कि स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा का प्रोसेस क्या है, काम क्या है, वर्क कैसे करता है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट इसको ध्यान रखना, स्टोमेटा। तो CO2 कहां से इंटर करता है, स्टोमेटा के थ्रू इंटर करता है, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय द बाई प्रोडक्ट थ्रू द स्टोमेटा ऑन द लिप। और रिलीज भी कहां से होता है, स्टोमेटा के थ्रू ही रिलीज हो रहा होता है। तो दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का एंटरिंग और ऑक्सीजन का रिलीजिंग, दोनों पॉइंट कौन डिसाइड कर रहा होता है, एस्टोमेटा डिसाइड कर रहा होता है। एक नया वर्ड आपको मिला, एस्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में डिस्कस अभी करने वाले हैं हम थोड़ी देर में। अगला पॉइंट हमको रिक्वायरमेंट क्या है, वाटर। वाटर, वाटर प्लस dissolved minerals like the nitrogen, phosphorus, etc. are taken up by the root from the soil। इसी वजह से क्या देखा, वाटर जो होता है, वाटर सिर्फ वाटर अकेले ही नहीं आ रहा होता है। जैसे सनलाइट तो हमको चाहिए, क्लोरोफिल तो हमको चाहिए, बट बेसिक जो हमको चाहिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए और वाटर चाहिए, CO2 और वाटर चाहिए। बट वाटर जो हमको मिल रहा होता है, आप कभी ध्यान दो, जो हम प्लांटिंग करते हैं तो प्लांटिंग में बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। हमेशा क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। उसमें क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, फास्फोरस डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं। नाइट्रोजन कैसे डालते हैं, हम यूरिया के फॉर्म में नाइट्रोजन डाल रहे होते हैं। फास्फोरस को किसी अदर फॉर्म में, केमिकल फर्टिलाइजर के फॉर्म में डाल रहे होते हैं। दैट मीन्स हम क्या करते हैं, सॉइल में इंटर करते हैं, डालते हैं, उस पे ऊपर से वाटर डाल देते हैं। अब क्या होता है, यूरिया जो होता है वाटर में घुल जाता है, फास्फोरस वाटर में घुल जाता है। इस तरह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं किसमें क्या होते हैं, वाटर में घुल जाते हैं। और वाटर में घुल के क्या होते हैं, रूट में चले जाते हैं, और रूट सॉइल में इंटर होता है, सॉइल से रूट के थ्रू, जाइलम टिश्यू के थ्रू, जाइलम टिश्यू के थ्रू वो क्या होते हैं, प्लांट्स के बॉडी के हर पार्ट में, प्लांट्स के हर पार्ट में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो वहां से जब डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो अब यहाँ पे हमको सनलाइट और क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद हमारे पास सनलाइट और क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है। और इन्हीं सारे मिनरल्स के प्रेजेंस की वजह से सनलाइट क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। सनलाइट किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और हमको क्या होता है, एक ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर टाइप का हमको कोई ना कोई फॉर्मेशन मिल जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्लांट्स में
क्या करते हैं लोग, मेन्योर का यूज करते हैं। मेन्योर का भी यूज इसी वजह से करते हैं कि वहां पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, बहुत सारी चीजें मिल रही होती हैं। और हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज करते हैं, तो उसका उसका सबका रीजन यही होता है कि जितना अच्छा हमारे पास केमिकल मिनरल्स होगा, उतना ही अच्छा हमारा प्लांट ग्रो कर रहा होगा। तो दैट मीन्स वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर के साथ क्या होता है, डिजॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस भी उसके साथ में रूट के थ्रू वहां पे जा रहे होते हैं। क्लियर? तो रॉ मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस, अगर आपको छोटा सा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, रॉ व्हाट इज द रॉ मटेरियल, व्हाट विच टाइप ऑफ यूज, या कौन कौन से मटेरियल का यूज करते हैं, तो आप सिंपल सा बता देना, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। 4 पॉइंट्स आप बना के लिख दोगे तो बेस्ट आपको मार्क्स मिल जाएगा। और अगर जिस तरह से यहाँ पे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, पूरा अगर आप लिखते हो तो बहुत बढ़िया है। बट अगर आपको पूरा रिमाइंड नहीं है, पूरा माइंड पे रन नहीं कर रहा है, तो आपके 4 पॉइंट कौन कौन से, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसको आप प्रॉपरली लिख के आओगे। ओके, कोई इशू? डन? ठीक है। तो यहां तक चीजें समझ में आई। अगर आपको क्वेश्चन इसका आता है कि रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या है या रॉ मटेरियल क्या क्या है, तो आप इस चीज को ध्यान रखोगे। कोशिश करो कि ये पूरा जितना मैंने लिखा है इसको लिख के आओ, क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट मैंने लिख रखा है, बहुत ज्यादा नहीं। देखो, वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल लाइक नाइट्रोजन लिख दिया, इसको लिख सकते थे, एक लंबा स्टेटमेंट हम लिख सकते थे। ठीक है। तो बट मैंने इसको शॉर्टेस्ट कर दिया जितना शॉर्ट हो सकता था। तो इसमें क्या करना है, आपको कोशिश करना कितना पूरा लिख के आना है, अगर बेस्ट मार्क्स सबको चाहिए तो। क्योंकि आप सनलाइट, क्लोरोफिल और CO2, वाटर लिखते हो, तो वो माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपको कितने मार्क्स वहां पे प्रोवाइड करता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हाउ डू रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस बिकम अवेलेबल टू द प्लांट, बिकम अवेलेबल टू द प्लांट। बहरहाल इसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। वाटर कम्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द जाइलम, टिश्यू, रूट, स्टेम, हमको लगता है रिपीट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम द लीफ थ्रू द स्टोमेटा, ना ये पीछे हो चुका है, रिपीट हो गया दोबारा, कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस और मेन इवेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में अभी मैंने जस्ट ऊपर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया था कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। यहां पे ध्यान दो, ये क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट वेयर फूड मेड। मतलब क्लोरोप्लास्ट वो जगह होती है जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ हो रहा था, क्लोरोप्लास्ट के पास हो रहा था, यहीं पे फूड मेक हो रहा है, तो दैट मीन्स यही तो साइट हुआ ना। साइट मतलब प्लेस की बात हो रही है। तो क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन द क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट। तो साइट क्या है आपका, क्लोरोप्लास्ट है, जो कि ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफाल कंटेन क्लोरोफिल। एक क्लोरोप्लास्ट किसको कंटेन करता है, क्लोरोफिल को कंटेन करता है, जो ग्रीन पिगमेंट की तरह दिखाई दे रहा होता है। इसी की वजह से आपकी लीव्स क्या होती हैं, ग्रीन दिखाई देती हैं। अब आते हैं मेन इवेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में मेन मेन इवेंट्स क्या होते हैं, मेन वर्क डन क्या हो रहा था, क्या क्या फॉर्मेशन किस तरह से फॉर्म हो रहा होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसको थोड़ा फास्ट फास्ट एंड फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि कई बार हम इसके बारे में ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा क्या करता है, क्लोरोफिल के द्वारा क्या करता है, लाइट को, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर कंटेन करता है, खींचता है। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी। और उसको क्या करता है, स्प्लिट करता है, ब्रेक करता है, तोड़ता है। आप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्या करता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये क्या करता है, वाटर को क्या करता है, ब्रेक करता है, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्ट में। ध्यान से समझना, लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। और साथ में क्या, स्प्लिट ऑफ वाटर, वाटर को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, क्योंकि जब तक ब्रेक नहीं करोगे तब तक वो कहाँ जाके ग्लूकोज बनाएगा। क्योंकि H2O ऐसे पड़ा रहेगा तो हाइड्रोजन कहाँ इन्वॉल्व होगा, क्योंकि हमको O2 फ्री चाहिए ना। तो O2 फ्री चाहिए तो हमको यहाँ से हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा। तो जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम निकाल नहीं सकते। ठीक है। थर्ड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ द CO2 टू द कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट से, किसका, CO2 का। फोर्थ पॉइंट क्या है, सनलाइट एक्टिवेट्स क्लोरोफिल। सनलाइट क्या करता है, एक्टिवेट करता है क्लोरोफिल को, विच लीड टू स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। जो क्या लीड करता है, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने का लीड करता है, या स्प्लिट करने में हेल्प करता है, स्प्लिट करने का प्रयास करता है, तोड़ता है, जो भी मानो आप।
ठीक है, मतलब सनलाइट किसको एक्टिवेट करेगा, क्लोरोफिल को, और क्लोरोफिल का काम क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देना, हाइड्रोजन को अलग कर दो और ऑक्सीजन को अलग कर दो, ये काम होता है। अब देखो या इस जो हम यहाँ पे मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, यहाँ से वन वन मार्क्स के आपके कई क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अभी जैसे मैंने बताया था आपको, एब्जॉर्बेशन ऑफ द लाइट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल करता है। सिंगल एमसीक्यू टाइप का आपका पीवाईक्यू टाइप का क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। सन लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वाटर को ब्रेक करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। ठीक है, यहां से भी एक वन मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस चीजों को ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजों को। द हाइड्रोजन रिलीज्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन कहां से मिलता है, स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज यूटिलाइज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, जो जिसका यूज किसमें किया जाता है, रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। क्या प्रोड्यूस करने में, कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करने में। देखो सिंपल सी बात है, यहां से भी एक नंबर का बेस्ट क्वेश्चन बनेगा। बोला गया हाइड्रोजन रिलीज बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल से जो हमको हाइड्रोजन मिला था उसका यूज हम करते हैं रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन करके हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। यहां से भी वन मार्क्स का क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी होगा, बेस्ट क्वेश्चन इसलिए बोल रहे हैं, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा क्योंकि हम बार बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ब्रेक तो कर रहे हैं, उसको क्लोरोफिल ब्रेक करता है। हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाने में कौन क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस चीजों में जब भी हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, ध्यान रखना, हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा तो क्या, ऑक्सीडेशन होता है। अभी पीछे मैंने बताया था, पिछले चैप्टर में, मेटल एंड नॉन मेटल में। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन हो रहा होगा यहाँ पे। क्लियर नाउ। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ऑक्सीजन इज बाई प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट इज सिक्वेंटली, कार्बोहाइड्रेट इज सिक्वेंटली कन्वर्ट इनटू द स्टार्च एंड इट स्टोर्ड इन द लीव एंड अदर स्टोरेज पार्ट्स। क्या बोला गया, ध्यान से देना, यहां से भी वन मार्क्स क्वेश्चन अच्छा बनेगा। कार्बोहाइड्रेट इज सबसिक्वेंटली सबसिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, किसमें कन्वर्ट होता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इज स्टोर्ड इन लीव, और कहाँ स्टोर होता है, लीव में स्टोर होता है। और कहाँ पे, अदर स्टोरेज पार्ट, और जो भी स्टोरेज पार्ट होते होंगे प्लांट में, लीव में, वहां पे जाके स्टोर हो जाता है। दैट मीन्स ध्यान दो, यहाँ पे कौन, इस वाले पॉइंट पे ध्यान दो, और फिर आते हैं इस वाले पॉइंट पे। यहाँ पे बोला गया हाइड्रोजन स्प्लिटिंग वाटर, किसमें, हाइड्रोजन स्प्लिट होता है वाटर में, सॉरी, हाइड्रोजन स्प्लिट होता है वाटर से, और रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है किसमें, ये रहा स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट होता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा होता है। ये स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा होता है, स्टार्च में कन्वर्ट होता है, और कहाँ स्टोर होता है, लीव में स्टोर होता है। दैट मीन्स एक क्वेश्चन तो सिंपल सा ही बन गया, स्टार्च कहाँ स्टोर होता है, लीव में। अदर स्टोरेज पार्ट के बारे में नहीं पढ़ना, बट लीव को ध्यान रखना है कि स्टार्च कहाँ कंटेन होता है, लीव में। और एक किससे बन रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट के कन्वर्जन से बन रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज अ पार्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक होना, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक होना क्या है, पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का पार्ट होता है। वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक होना क्या होता है, पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन होता है। तो ये भी वन मार्क्स का क्वेश्चन यहां से भी, मतलब इसमें हमने जितने भी बताए सभी, लगभग टॉपिक, मैक्सिमम ऑफ टॉपिक आपके पास चांसेस हैं कि वन मार्क्स के क्वेश्चन जनरेट होने लायक हैं। अब ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे एक ही पेपर में आ जाए, भाई एक ही पेपर में इतने पॉइंट्स पूछ लिए जाएंगे तो भाई पेपर का मीनिंग क्या रह गया। बट ये है कि हम एक पॉसिबिलिटी आपको बता रहे हैं कि इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, जो आपका कंक्लूजन होता है, यहीं से आपके वन मार्क्स क्वेश्चन बनेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमको
हाँ, तो इन चीजों को बहुत केयरफुली ध्यान रखना कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसका कन्वर्जन हो रहा है, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन ब्रेक हो रहा है, कौन किसको क्रिएट कर रहा है। हाँ, जितने आपके जो आपका पैटर्न्स है, सबके पैटर्न्स अलग अलग रहते हैं। जैसे मैथ्स का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, साइंस का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है ना। तो वो जितने आपके प्रोसेस मतलब आपका स्टैंडर्ड पैटर्न है उतना ही आना है, उसमें कम ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, हाँ, पैटर्न आपका जो स्टैंडर्ड पैटर्न है उसी में आना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा मैंने बोला था इसको कंसीडर करके रखना कि स्टोमेटा होता क्या है ना। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा विच आर टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव। ये क्या होता है? किसी लीव के ऊपर बहुत छोटा सा, हमको ना दिखने लायक, मतलब हम उसको देखेंगे तो हमको दिखाई नहीं, बहुत छोटा छोटा क्या होता है, पोर होता है ना। पोर मतलब होल बोल सकते हो। ऑन द लीफ, किसके ऊपर? लीफ पत्तियों के ऊपर क्या होता है, बहुत छोटा सा पोर होता है। मैसिव अमाउंट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव थ्रू दीज पोर फॉर द पर्पस फॉर द फोटोसिंथेसिस। जो मैसिव अमाउंट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज होता है, जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है, मैसिव अमाउंट ऑफ, वो सब किस पे डिपेंड करता है, किस कहाँ से होता है? पोर फॉर द पर्पज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के पर्पज में जितना भी गैसियस एक्सचेंज होता है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर लेना और चाहे CO2 को रिलीज करना, ठीक है, एब्जॉर्ब करना, रिलीज करना, एब्जॉर्ब करना, रिलीज करना, सारा प्रोसेस कहाँ होता है? एस्टोमेटा से हो रहा था, एस्टोमाटा से हो रहा होता, जो कि टिनी पोर जैसे इतना बड़ा इसमें शो हो रहा है। ये ये क्या है? ओरिजिनल स्ट्रक्चर यही है इसका, बट ये इतना छोटा होता है लीप के ऊपर कि हमको दिखाई नहीं दे रहा होता है। हम बहुत ध्यान से देखते तो हो सकता है दिखाई दे, नहीं तो दिखाई नहीं देता। तो इसका मेन वर्क क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज को मेंटेन करना। जैसे फंक्शन ऑफ स्टोमेटा में क्या बोला गया? एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2। O2 और CO2 को क्या करता है? एक्सचेंज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, अपने अंदर लेगा, और CO2 को बाहर रिलीज कर देगा। सेकंड पॉइंट क्या है? लूजेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ये क्या करता है? ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को लूज करता है वाटर वेपर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में, ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन, ये भी ध्यान रखना है, ट्रांसपीरेशन। एक नया वर्ड फिर से मिल गया कि नहीं मिल गया? ट्रांसपीरेशन। आगे डिस्कस करेंगे ट्रांसपीरेशन के बारे में, ट्रांसपीरेशन होता क्या है। ठीक है, तो स्टोमेटा समझ में आया। स्टोमेटा क्या होता है? एक बहुत टिनी टिनी पोर होता है जो कि प्रेजेंट होता है पत्तियों पर, लीव्स के सरफेस पर। इसका मेन वर्क होता है गैसियस एक्सचेंज। मेन वर्क होता है इसका गैसियस एक्सचेंज, जो कि हम फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में, फोटोसिंथेसिस के दौरान, फोटोसिंथेसिस के टाइम में हमको गैसेस एक्सचेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है, उसी जगह पे इसका ज्यादा यूजेस होता है। बाकी ये नाइट के टाइम फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा होता, उस टाइम पे एकदम क्लियरली बंद पड़ा होता है। जैसे ये फिगर में देखो, यहाँ पे गार्ड सेल बने हुए हैं, एक गार्ड सेल है। अगला स्टोमेटल पोर। यहाँ पे ये क्या है? स्टोमेटल पोर होता है, जो मिड वाला एरिया दिख रहा है स्टोमेटल पोर है। स्टोमेटल पोर, यहाँ पे हम, ये स्टोमेटल पोर है, ये वाला एरिया। और ये क्लोरोप्लास्ट, ये जो ग्रीन वाले हैं, ये जो इसको हम अभी रेड पॉइंट पे बना रहे हैं, ये सब ग्रीन वाले क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो जब ये क्या करता है, इस तरह से ओपन क्लोज, एक क्लोज है, ओपन है, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, इस तरह से क्लोज ओपन होता रहता है। ओपन ओपन एंड क्लोज स्टोमेटापोर। एक क्लोज स्टोमेटापोर है, ये ओपन स्टोमेटापोर है। ठीक है, क्लियर नाउ? ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर। ओपनिंग कैसे होती है, क्या क्या उसमें डन हो रहा होता है, क्लोजिंग के टाइम पे क्या प्रोसेस हो रहा था, उसमें क्या क्या चीजें हो रही होती, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, opening and closing of the stomatal pore. Opening and closing. The opening and closing stomatal pore are the controlled by the turgidity of the guard cell. ये टोटल डिपेंड करता है गार्ड सेल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? गार्ड सेल के ऊपर डिपेंड करता है। गार्ड सेल, जो गार्ड का मतलब ऐसे भी आप लोग समझते हो, गार्ड का मतलब क्या? प्रोटेक्ट करने वाला, उसी को तो हम गार्ड बोलते हैं।
जो चीजों को गार्ड कर रहा होता है, तो दैट मीन्स सारी चीजें वहां उस जगह जिस जगह का वो गार्ड है, उस जगह का पूरा कंट्रोल किसके अंडर में होता है? गार्ड के ही अंडर में होता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग अभी जस्ट मैंने फिगर में शो किया आपको। ये क्या है? गार्ड सेल है। तो गार्ड सेल क्या करता है? ये जो येलो इस पार्ट है, ठीक, जो गार्ड सेल है ये क्या करता है? ओपन एंड क्लोज स्टोमेटल पोर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। पूरा का पूरा कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल कंटेन करता है। यहां से भी 1 मार्क्स क्वेश्चन बेस्ट है। हाँ। टर्जिडिटी मतलब कि क्रमशः आप बोल सकते हैं, एक सीक्वेंस में बोल सकते हो। सीक्वेंस बोल सकते हो। ठीक है। तो टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल हो गया। सेकंड पॉइंट आपका क्या हुआ? व्हेन गार्ड सेल अपटेक वाटर, जब गार्ड सेल क्या करता है? वाटर अपटेक करता है वाटर को फ्रॉम द सराउंडिंग सेल। अपने चारों तरफ की जो सेल्स होती हैं वहां से जब वाटर को अपटेक करता है, दे स्वेल टू बिकम द टारगेट बॉडी। अब क्या हो जाता है? वो स्वेल हो जाता है, बिकम द टारगेट बॉडी। ना, अभी टारगेट ऑफ द गार्ड की बात कर रहे हैं ना, जो सीक्वेंस की बात हो रही है। टारगेट बॉडी विच इनलार्ज द पोर ऑफ द बिटवीन, क्या हो जाता है? इनलार्ज द पोर इन अ बिटवीन। तो इनके बीच में क्या होता है? पोर जो होता है ये इनलार्ज हो जाता है। देखो मिड में इनलार्ज हो गया। ठीक है। कब होता है ऐसा? अपटेक वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सेल, जब ये सराउंडिंग सेल से वाटर को टेक कर लेता है, इस सेल बिकम द टारगेट बॉडी। ये टारगेट बॉडी की तरह क्या हो जाता है? बिकम सॉइल हो जाता है, फूल जाता है, मोटा हो जाता है। विच इनलार्ज द पोर इन इन बिटवीन। ये क्या होता है? इनलार्ज होता है उनके बीच में। स्टोमेटा ओपनिंग, इसको इसी को बोलते हैं स्टोमेटा ओपनिंग। अब इस जगह इस समय में स्टोमेटा ओपन हो जाएगा ऐसे। ठीक है। while when water is released then become the flaccid। ये क्या होगा? फिर से फ्लैक्सिड होता है, फ्लैक्सिड श्रिंकिंग टू क्लोज द पोर। और जैसे वाटर रिलीज होता है वो तुरंत क्या होता है? श्रिंक हो जाता है और क्लोज हो जाता है। समझ में यही बात है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा के बारे में यही इतना हमको सीखना है कि इससे ज्यादा आपको नहीं आना है। यही इतना आपको आपके सिलेबस के अंडर में कंटेन है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या होता है, कैसे होता है, उसको कंट्रोल कौन करता है? गार्ड सेल कंट्रोल करता है। कौन सी सिचुएशन में वो ओपन होता है, कौन सी सिचुएशन में क्लोज होता है। जब सिचुएशन में जब वाटर क्या होता है? सराउंडिंग सेल से कंटेन हो जाता है, अपटेक हो जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, वो क्या होता है? स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। और वो इन लार्ज मतलब बड़ा साइज हो जाता है, पोर बिटवीन द बिटवीन मतलब पोर के बीच में। तो इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जो अभी ये वाला, इसमें ध्यान दो, एक पहला वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला क्या है? ओपन पोर है। ये सेकंड वाला हमारा क्या है? क्लोज पोर है। ठीक है। क्लोज कब होगा? व्हेन द वाटर इज रिलीज, जब वाटर रिलीज हो जाता है तो बिकम द फ्लैक्सिड श्रिंकिंग। तो ये क्या होगा? फ्लैक्सिड श्रिंकिंग मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, समझ रहे हो? फ्लैक्सिड श्रिंकिंग, फ्लेक्सिबल श्रिंकिंग होती है यहाँ पे। तो क्लोज द पोर, और क्लोज पोर क्या होता है? क्लोज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल क्लोजिंग बोलते हैं, और इसको स्टोमेटल ओपनिंग बोलते हैं। ओके, क्लियर नाउ? तो देखो, तो ये ऑटोट्रॉपिक हम पढ़ रहे थे अभी तक। तो ऑटोट्रॉपिक सीक्वेंस में हमारे सिलेबस में इतना डिस्कस करना है। ठीक है। आठ, क्या बोल रहे हो? आप लोगों ने कुछ बोला किसी ने? हाँ ठीक है। चलो। तो ऑटो टॉपिक सीक्वेंस में ऑटो टॉपिक का जो हमारा पोर्शन है, ऑटो टॉपिक के पोर्शन में हमको यहां तक डिस्कस करना था। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हेट्रो टॉपिक में। ये चैप्टर मैक्सिमम ऑफ डिपेंडेंसी किस पे रखता है? हेट्रो टॉपिक पे। ठीक है। ऑटो टॉपिक न्यूट्रिशन हमने डिस्कस कर लिया, इतना ही हमको पढ़ना था। यहाँ इसी के अंडर से हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो अभी मैं जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा या प्रीवियस ईयर डिस्कशन करूंगा, उसके बीच में अगर कोई पॉइंट्स ऐसा मिलता है जो क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कशन फिर से अलग कर। रीजन क्या है कि आई थिंक 10 to 12 डेज हम कोशिश करेंगे कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाए। ठीक है। स्टार्टिंग में जो फेब का मंथ होगा, फेब के मंथ में हम कोशिश। हाँ बोलो। अब देखो, सिलेबस कंप्लीट होने का अभी तो आपका साइंस 3 चैप्टर चल रहा है। कोशिश करेंगे आपका जनवरी में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। साइंस और मैथ दोनों का कोशिश करेंगे कंप्लीट प्रोसेस। रीजन क्या है? अब इसके बाद बड़े चैप्टर आपके पास नहीं रह गए। ठीक है।
तो कोशिश करेंगे जनवरी में या फिर 5 to 10 फेब तक, मैक्सिमम 10 फेब तक या 5 फेब तक। कोशिश यही रहेगी कि जन में ही कंप्लीट हो जाए। बट फेब में अगर जाता है तो 5 तक कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद आपका 10 डेज कम से कम आपका प्रीवियस ईयर सॉल्व हो जाए। प्रीवियस ईयर जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, उसमें आपका हो जाए कि प्रैक्टिस सेट हो जाए, वो सारी चीजें हो जाए। रीजन क्या है, आप लोगों ने बहुत लेट क्लास से स्टार्ट किया, तो पूरा सिलेबस बहुत तेज पढ़ा देंगे तब भी समझ में नहीं आएगा ना। और बहुत स्लो चलना नहीं है, क्योंकि टाइम से पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इससे बेस्ट आपके लिए क्या है कि आप प्रैक्टिस सेट को करते रहो, अपने आप से करते रहो, जो चीजें नहीं आए वो हमसे पूछते रहो। ठीक है, बाकी सिलेबस हम कंप्लीट करने को पूरा का पूरा 5 फेब तक मैक्सिमम ट्राई खत्म करने का प्रयास करेंगे। ओके। पुट्स जल्दी कहाँ हो रहा है? नहीं, मार्च मस्ट नहीं है कि मार्च में ही हो। पहली बात तो एनईपी के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर अंडर जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग फेब में ही होना है। तो जल्दी नहीं हो रहा है, एनईपी के अंडर में ही हो रहा है। तो बहुत जल्दी नहीं है, बहुत लेट भी नहीं है, प्रॉपर टाइम पे है वो। रीजन क्या है कि आगे से एनईपी को पूरा फॉलो करना है, अगर पूरा फॉलो करना है तो हमको पहले से शेड्यूल को मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो न्यू न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंडर में ये चीजें मेंशन है, तो उसमें कोई वो नहीं है कि एनईपी के अंडर में आप लोगों, एनईपी के अंडर में बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं, बहुत सारे पोर्शन भी आपके रिड्यूस किए गए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आपके रिड्यूस किए गए हैं। तो उसमें आप लोग का भी बेनिफिट है, बट क्या है कि अगर आपको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं उसका आप पनिश बोल सकते हो, या फिर उसको उसको फुलफिल करना बोल सकते हो। तो उसको कहीं ना कहीं फुलफिल किया जाता है। जैसे आपको फेब में किया गया, जल्दी किया गया, क्योंकि आप उससे फैमिलियर नहीं थे कि हमारा एग्जाम फेब में हो जाएगा। तो सिलेबस को रिड्यूस किया गया तो आपका एग्जाम फेब में गया, दैट मीन्स दोनों देखा जाए तो बैलेंस हो गया। अगर आपको मार्च में आपका एग्जाम मार्च में होता तो आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ना पड़ता। ठीक है, तो आपका सिलेबस लेंदी था, तो दैट मीन्स आपको अगर उतना टाइम मिलता फिर सिलेबस इंक्रीज होता। तो कोई उसमें बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। वो बैलेंस है पूरा का पूरा। जितना उन्होंने आगे शिफ्ट किया उतना आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आके डिस्कस करते हैं। ऑटो टॉपिक के बाद हमारा सेकंड टॉपिक था हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन में आई थिंक यहाँ पे जो न्यूट्रिशन था फर्स्ट पेज में मैंने डिस्कस, इंटर तो है बट हम लोगों ने शायद डिस्कस नहीं किया था। सेप्रोटिक और पैरासाइट न्यूट्रिशन, इनके बारे में डिस्कस नहीं किया था फर्स्ट डे। आज डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। चलिए, तो हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोटॉपिक और ऑटोटॉपिक। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ऑटोटॉपिक क्या होते हैं, जो अपना फूड सेल्फ जनरेट कर लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। हेट्रोटॉपिक क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को पाने के लिए, फूड को फॉर्म करने के लिए किसी अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, किसी अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करें अगर, तो ह्यूमन बीइंग बहुत सारी चीजों पे डिपेंड है। जैसे एनिमल्स पे डिपेंड है, जैसे हमको मिल्क चाहिए तो हम क्या करते हैं, काउ पे डिपेंड हो जाते हैं। हमको ग्रेन्स चाहिए तो हम प्लांट्स पे डिपेंड हो जाते हैं, फ्रूट्स चाहिए तो प्लांट्स पे डिपेंड हो जाते हैं ना। तो बहुत सारी चीजों, मैक्सिमम बहुत सारी क्या, जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं अपनी लाइफ में, जितनी भी चीजें यूज करते हैं, जितने भी थिंग्स का हम यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं, ऑल ऑफ टोटल जितना है, टोटल है सबका सब, टोटल हम क्या किसी अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, सबका सब किसी अनदर ऑर्गेनिज्म हमको मिल रहा होता है। तो हम लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। हम लोग का जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है। तो ऑटोटॉपिक हेट्रोटॉपिक में डिफरेंस समझ में आ रहा है। जो ऑटोटॉपिक के अंडर में आते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, जो हेट्रोटॉपिक के अंडर में आते हैं उनको हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, बहरहाल आगे डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड को कंटेन करता है, टेक करता है, इस कॉल्ड द हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म अदर देन ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट को छोड़ के, अदर देन ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के, दो लोग कौन, ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी, फॉलो द हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोला, ऑर्गेनिज्म
जितने भी ऑर्गेनिज्म है यूनिवर्स में, अदर देन ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के जितने भी हैं, सब के सब क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंडर में आते हैं। सभी के सभी क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है। हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द थ्री टाइप। कितने टाइप में, थ्री टाइप में। पहला सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, हालोजिक हालोजोइक न्यूट्रिशन एंड द पैरासाइटिक। तीन थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया, तीनों को बारे में हम डिस्कस करते हैं। सेप्रोफाइटिक क्या होता है, हेलोजोइक क्या होता है, और पैरासाइटिक क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बेसिकली अगर हम बात करें, तो ऑर्गेनिज्म secretes the digestive juice on the food. The food it digests while it is still the ingested. The digested food is the ingested by the organism. All the decomposer follows the saprophytic nutrition. Some insects like the क्या लिखा है हाउस फ्लाइज आल्सो फॉलो दिस मेड ऑफ न्यूट्रिशन। ध्यान से समझना, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है। इन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिक्रेट्स द डाइजेस्टिव जूस, वो क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं, चूस लेते हैं, निकाल लेते हैं डाइजेस्टिव जूस ऑन द फूड। कहां से, फूड से। द फूड इज डाइजेस्टेड while in the still the ingested। मतलब फूड इज डाइजेस्टेड while it is still to be ingested। मतलब आपका फूड डाइजेस्ट हो रहा हो नहीं, वो पहले ही उसको जूस निकाल लेते हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज द इंजेस्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म। डाइजेस्टेड फूड वो क्या है, इंजेस्ट कर चुके जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ऑल द डिकम्पोजर फॉलोज द सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन। ये जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कौन सा, हाउस फ्लाइज। हाउस फ्लाइज का मतलब क्या हुआ, हाउस फ्लाइज जानते हो, मक्खी जो घर में घूम रही होती है ना। तो हाउ, हाँ, खाने पे बैठती क्यों बैठ रही होती है, वो क्या करती है ना, वहां के जो डाइजेस्टिव जूस है, जो वहां पे न्यूट्रिएंट्स है, उनको क्या करती है, वहां से चूसने के लिए बैठती है। अब सोचो मक्खी क्या खाती होगी, मक्खी क्या खाती होगी, उसके पास माउथ तो है नहीं, उसके पास देखो एक, जहां अगर कभी ध्यान दिए हो तो उसके पास एक माउथ के पास एक मोटा सा पोर होता है ना। जैसे हमारा क्या होता है, वैक्यूम क्लीनर के पास आगे मोटा सा पोर होता है ऐसे, तो उसी तरह उसके पास सामने मोटा सा पोर होता है और ऊपर एक पतला सा डंडी टाइप का लगा होता है, तो उसको पुट करके वहां से जूस को क्या करती है, खींच लेती है। हाँ, तो ये इस टाइप के जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, वो ब्लड, हाँ, ब्लड सक कर लेता है। ठीक है। तो इस बटरफ्लाईज के पास यही होता है और आपका हनी बी के पास भी यही होता है। तो ये सब क्या होते हैं कि ये जितने भी हैं सब क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को वहां से निकाल रहे होते हैं, डाइजेस्टिव जूस को वहां से निकाल लेते हैं और उसको अपने बॉडी के लिए, अपने वर्क में, अपने न्यूट्रिशन में यूज करते हैं। तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं इस टाइप के न्यूट्रिशन को। अगला क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इन होलोजिक न्यूट्रिशन द डाइजेशन हैपेंस इनसाइड द बॉडी। ये कहाँ पे होता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर में होता है। आफ्टर द फूड इंजेस्टेड, फूड के इंजेस्ट होने के बाद, मोस्ट ऑफ एनिमल्स फॉलो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोस्ट ऑफ एनिमल क्या करते हैं, इस प्रोसेस को, होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, कि उन एक पूरा का पूरा उनका जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, बॉडी के अंदर में होता है, बॉडी के बाहर नहीं होता। जैसे सेप्रोफाइटिक में क्या था, सेप्रोफाइटिक में सारा का सारा डाइजेशन बाहर ही हो गया, बाकी सारा जो उसमें डाइजेस्टिव जूस था सब उन्होंने अंदर कर लिया। होलोजोइक में क्या है, होलोजोइक में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनके अंडर में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सब का डाइजेशन कहाँ होता है, इनसाइड द बॉडी होता है, बॉडी के अंदर होता है। आफ्टर द फूड इज इंजेस्टेड, जब फूड इंजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद ही उनका क्या हो रहा होता है, डाइजेशन हो रहा होता है। मोस्ट ऑफ एनिमल, मैक्सिमम ऑफ एनिमल्स में यही प्रोसेस अप्लाई होता है। अगला क्या है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, विच लिव इनसाइड आवर
inside outer another organism, क्या होता है? the organism which lives inside, जो inside रहते हैं, और outside या outside रहते हैं another organism, and derives nutrition from is known as a parasitic, and this type of the mode of nutrition is called the parasitic nutrition, जैसे from the cascata. कैस्कट जानते हो? कैस्कट नहीं पता? चलो सर्च करके बताओ कैस्कट क्या होता है, 1 मिनट का टाइम दिया। आप लोग जानते हो, बस दिमाग में नहीं आ रहा है। हाँ सर्च करो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। सर्च करके हमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दो। अब इतनी छोटी सी थिंग्स नहीं जान पाओगे, याद रखोगे तो क्या होगा? बहुत बार एग्जाम्पल में यूज किया गया है इसका। कैस्कट्स, आप जैसे कि आप कहीं प्लांट लगाते हो घर पे, आप कभी उस पे देखोगे तो एक पतला धागे जैसा नेट जैसा स्ट्रक्चर उस पे बन जाता है, पता नहीं किस चीज का। वो देखने हम पता नहीं पाते कहाँ से आया, क्या है ये। तो ये वो होता है कैस्कट। कैस्कटा जो होता है, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो इनसाइड आउटसाइड ऑर्गेनिज्म दोनों साइड में हो सकता है, एंड डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द नोन एज पैरासाइट। इसको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या करता है? सारी एनर्जी किससे रिसीव कर रहा होता है? जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर होता है, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर में होता है ना। तो पैरासाइट न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जो इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। ठीक है। तो जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है कैस्कट। अगर आप स्कूल वगैरह में आपके पास वहां गार्डनिंग है, अगर गार्डन वहां पे बना हुआ है तो फ्लावर्स बहुत सारे जहां लगे हो, जो वहां बहुत टाइम से थोड़ा सा 1 2 3 4 मंथ से मंथ के पहले से वहां पे कोई साफ सफाई ना की गई हो, उस जगह पे आप देखोगे तो ये पैरासाइट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इतना समझ में आ गया? हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया? इसके कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। सैप्रोफैटिक, हालोजोइक न्यूट्रिशन एंड द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जिसमें हेलोजोइक न्यूट्रिशन के अंडर में हम लोग आते हैं। ठीक है। आगे डिस आगे डिस्कस करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कैसे कंप्लीट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो हम पहला न्यूट्रिशन किस में पढ़ने वाले हैं? न्यूट्रिशन इन द अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है? अब देखो, अमीबा का न्यूट्रिशन प्रोसेस, अमीबा जो होता है सिंगल सेलुलर होता है। सिंगल सेलुलर का मतलब इसके पास जैसे हम लोग के बॉडी में इनफाइनाइट सेल काउंट है, अमीबा सिंगल सेलुलर होता है। तो अब सिंगल सेलुलर है तो दैट मीन्स कोई स्ट्रक्चर तो ये बना नहीं पाएगा, क्योंकि अगर किसी को मेंटेन करना है, किसी बॉडी को फॉर्म करना है, उसके पास मल्टीपल मल्टीपल सेल होने चाहिए। तो सिंगल सेल से कोई शेप तो बना नहीं पाएगा, इसका कोई फिक्स शेप होगा नहीं। अब ये जिसका कोई फिक्स शेप नहीं है, इसका हैंड कहाँ मिलेगा, लेग कहाँ मिलेगा, माउथ कहाँ मिलेगा? ये सारी प्रोसेस तो तभी हो पाएंगे जब हमारे पास मल्टी सेल हो जाएंगे। अब दिक्कत आती है, बहुत बार क्वेश्चन होता है कि ये अपने फूड्स को कैसे मेंटेन करता है, फूड कैसे फाइंड करता है, और अपना पूरा प्रोसेस, न्यूट्रिशन का और डाइजेशन का सब कुछ प्रोसेस पे कैसे मेंटेन करता है। ठीक है, तो उसी के बारे में है न्यूट्रिशन इन द अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे हो रहा होता है? तो अमीबा में न्यूट्रिशन, सबसे पहला पॉइंट है, अमीबा फीड्स बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा? होलोजोइक। होलोजोइक कौन सा था अभी? लास्ट वाला। सेकंड लास्ट था। होलोजोइक आपका क्या था? सेकंड लास्ट। दैट मीन्स जहां पे सेकंड लास्ट का मतलब क्या हुआ? फूड को अपने अंदर, बॉडी के अंदर कंटेन करने के बाद ही हम क्या करते हैं? डाइजेशन करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? होलोजोइक बोलते हैं।
ठीक है, जिसमें पूरा डाइजेशन प्रोसेस कहाँ होता है, अंडर द बॉडी, इनसाइड द बॉडी हो रहा होता है, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, होलोजोइक बोल रहे होते हैं। ठीक है, इट इनगल्फ द फूड particles using the physopedia of the process is called the phagocytis। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। दैट मीन्स ये क्या करता है, इट इनगल्फ द फूड पार्टिकल ना, ये क्या करता है, इनगल्फ करता है। इनगल्फ करने का मतलब क्या करता है, पकड़ता है। जैसे ये क्या करेगा, कोई फूड है, सपोज दैट यहाँ पे कोई फूड है, यहाँ पे कोई फूड है, यहाँ पे कोई अमीबा है, ये मान लो ऐसे, इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर तो है नहीं। अब इस फूड को इसको क्या करना, टेक करना है ना, अपने अंदर लेना, तो क्या करेगा, इस पार्टिकल के एकदम नजदीक जाएगा, तो कुछ अपने शेप को ऐसे चेंज कर लेगा, ये ऐसे ना, अपने शेप को कुछ ऐसा चेंज कर लेगा। अब धीरे धीरे इस पार्टिकल को एकदम अंदर की तरफ कंटेन करता जाएगा। फिर यहाँ पे पार्टिकल है, तो अब कुछ इस तरह से ना, इस तरह से, अभी अभी भी इसने इसको बंद नहीं किया है, अभी देखो ये ओपन ओपन ही है। अब कुछ टाइम के बाद इसको क्या कर लेगा, ये क्लोज कर लेगा ना। अब जब इसको क्लोज कर लेगा, तो अब अंदर में इसका पूरा डाइजेशन सिस्टम काम कर। दैट मीन्स ये अपने फूड को कैसे कलेक्ट करता है, फूड यहाँ पे उसको दिख रहा है ना, जिसको भी वो ईट करता होगा, अगर यहाँ पे उसको पहले नजदीक जाएगा, फिर अपने बॉडी के शेप को चेंज करेगा, फूड के इर्द गिर्द चारों तरफ से उसको कवर करेगा। कवर करने के बाद उसको बॉडी के अपने अंदर ले लेगा। तो द एनगल्फ फूड गेट इनक्लोज इन द फूड वैक्यूल ना, वैक्यूल से क्या करेगा, उसको फूड वैक्यूल से कंटेन करेगा। एज द फूड वैक्यूल passes through the cytoplasm, digestion, absorption and the assimilation take place। तो इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है, साइटोप्लाज्म में क्या, डाइजेशन ना, एब्जॉर्बेशन एंड द एसिमिलेशन टेक प्लेस, मतलब ये सारे प्रोसेस हमारे होते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है, इंगेशन। इंगेशन में क्या होता है, फूड पार्टिकल्स को क्या करता है, वो इंगेज करता है। डाइजेशन में क्या होता है, उसको अंदर की तरफ इंटर करता है, डाइजेस्ट। एब्जॉर्प्शन में सब कुछ क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा होता है। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या करता है, उसका एसिमिलेशन, मतलब पूरी तरह जो भी अब उसको एसिमिलेट करने का प्रयास करेगा। उसका इगेशन, इगेशन का मतलब उसको क्या करेगा, पूरा का पूरा बाहर रिलीज कर देगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले फिगर पे देखो, यहाँ पे फूड पार्टिकल यहाँ था, सेकंड में देखो उसको थोड़ा कंटेन किया, थर्ड में देखो उसको क्लोज किया, फोर्थ में पूरी बॉडी के अंदर में ले लिया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस क्या था, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंगेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, डाइजेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। फिर उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। थर्ड में इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा। फोर्थ में एसिमिलेशन, फोर्थ पार्ट में इसका क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन करेगा, मतलब मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा अपनी बॉडी में सब कुछ। और फिफ्थ में क्या होगा, इगेशन हो जाएगा। इगेशन में क्या करेगा, देखो निकाल दिया, बाहर निकाल दिया जो भी उसका पार्टिकल बचा था, जो वो नहीं यूज कर सकता था, जो उसके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, उसको उसने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। बात समझ में आई। तो अमीबा का न्यूट्रिशन प्रोसेस समझ में आया। हाँ, तो अमीबा का न्यूट्रिशन प्रोसेस ऐसे होता है, सिंगल सेलुलर है, ये अपनी इसकी फिक्स बॉडी नहीं होती, अपने बॉडी के थ्रू डायरेक्ट अपनी बॉडी में क्या करेगा, फूड को इंटर करेगा, फूड को इंजेक्ट करेगा, उसके बाद डाइजेस्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एसिमिलेट करेगा, उसके बाद इंगेज कर देगा। इन, हाँ बिल्कुल आ सकता है। आपका न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन ये, हाँ तो दोनों तरीके से आ सकता है, चाहे आपको फिगर दे दिया जाए, आपके नेम लिखने हो, चाहे नेम दे दिया जाए, आपको फिगर ड्रॉ करना हो, रीजन क्या है। हाँ, स्टेप बताना था आपको। आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा प्रोसेस किस में हो रहा है। तो ध्यान से देखो, मतलब कि फूड को पास में देखना और उसको हाफ इंटर करना, वो कौन से प्रोसेस में आता है, इंगेशन में आता है। ठीक है, इंगेशन में आता है। फूड को टोटली क्लोज करना और बॉडी के अंदर इंटर कर लेना ना। अभी फूड, ध्यान से देखो, फूड का साइज जो था वही है, फूड के साइज में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो यहां तक का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। अब जब फूड का साइज
इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा छोटा हो जाए ना, तो उसको, अब वहां पे एब्जॉर्बेशन मतलब उसमें जो एनर्जी है, जो भी न्यूट्रिशन है, उसको हम एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे रहे हैं। अगला क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का, हाँ, अब क्या हो रहा है कि अब इस फूड का साइज एकदम से खत्म होते जा रहा है, डस्ट पार्टिकल ज्यादा कंटेन होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे इस वाले सिचुएशन में एसिमिलेशन होगा, और जब माउथ ओपन हो जाए और फिर से उसमें से कुछ रिलीज हो रहा हो, तो क्या होता है, इगेशन होता है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा मैक्स हमेशा कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा और पैरामीशियम दोनों को लेके पूछा जाता रहता है मैक्सिमम टाइम, बट फिक्स नहीं हमेशा पूछा जाएगा, बट ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये समझ में आया न्यूट्रिशन इन अमीबा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अब पैरामीशियम की स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि पैरामीशियम कैसा होता है। पैरामीशियम इस तरह से होता है। तो पैरामीशियम भी आपका सिंगुलर सिंगुलर सेल है। तो यहाँ पे फिर से, हाँ, न्यूट्रिशन ऑन पैरामीशियम आप पढ़ लो, 4 मिनट आपके पास बचे हैं, क्या कोई दिक्कत है? कहीं जल्दी जाना है? नहीं, अभी आपके टाइम में 3 मिनट्स बचे हुए हैं, तो इसको 3 मिनट में हम कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है। इसके बाद हम लोग कल स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, जहां से हमारा मेन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन द पैरामीशियम, ये भी क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, इसमें तो कोई डिस्कस करना नहीं है। हाउएवर दे हैव द cilia that the help them the engulf the food through the oral group। ओरल ग्रुप के थ्रू क्या करता है, देखो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या है, देखो ये आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पेलिसल। तो पेलिसल के थ्रू क्या करता है, फूड को इंजेक्ट करता है ग्रुप के थ्रू। अब दूसरी बात, फूड वैक्यूला इज द क्रिएटेड इनक्लोजिंग द फूड। फूड वैक्यूला क्या करता है, उसको इनक्लोज कर देता है। फूड वैक्यूला उसको इनक्लोज कर देगा। इट मूव थ्रू द साइटोप्लाज्म, द प्रोसेस कॉल्ड द क्या, साइक्लोसिस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं। फूड डाइजेशन इन द फूड वैक्यूल इज एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म। किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया, साइटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड गिवन आउट द टिनी पोर कार्ड एंड द एनल पोर आर द साइटोपेज। एनल पोर बोलते हैं या फिर साइटोपेग बोलते हैं, जहां से जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको वहां से वो क्या करता है, रिलीज कर देता है। ठीक है, तो इतने से स्ट्रक्चर्स हैं, इतने पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं। एक एक छोटे से 2 मार्क्स के क्वेश्चन या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग इसी पे बाइंड करते हैं। कल फिर से मिलते हैं। कल